हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बेटा हम केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज कर रहे थे। और मैंने एक पिछले वीडियो के अंदर भी आपको जो है कुछ हमारे रेडियस जो होते हैं, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई, वंडरवॉल रेडियाई, उसके बारे में भी बताया था कि क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है और क्या उनके ऊपर साइजेस के ऊपर उसका जो है इफेक्ट पड़ता है। तो आज जो है हम इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेनली दो टॉपिक करेंगे। एक टॉपिक जो है वो हमने करना है आपका रेडियाई का ग्रुप्स में और पीरियड में किस तरह से चेंज होता है, और एक दूसरा जो टॉपिक हमने करना है वो करना है आयनेशन एंथैल्पी। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको बहुत सीरियसली देखोगे और जितना जो हमारे दो टॉपिक्स हम आज करेंगे उसको ढंग से करने की कोशिश करोगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं फोन पे या व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो हमारी जो ये पीरियड टेबल है जिसमें हमने पढ़ा हुआ है 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। ऊपर से नीचे जा रहे हैं, याद रखना ग्रुप्स हैं, और जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो क्या है, पीरियड्स हैं। पीरियड्स हमारे 7 हैं और हमारे ग्रुप्स हैं 18, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आते हैं जो हम एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे थे, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। उसके अंदर जब हम पीरियड्स में जाते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, और जब हम ग्रुप्स में जाते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है एटॉमिक रेडियाई का, वो अब हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात, जब हम पीरियड्स में जाते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, लेफ्ट से राइट, ठीक है। तो जब हम पीरियड्स में जाएंगे तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। क्यों होता है, देखो एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन का। तो क्या होता है कि जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 एंड 1। तो जैसे बेरिलियम में जाएंगे तो एटॉमिक नंबर 4 हो जाएगा, 2 एंड 2। तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं लेकिन शेल नहीं बढ़ रही। तो इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, जो हमारा सेंटर में न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज। तो अगर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो उसके कारण साइज क्या हो जाएगा, छोटा। क्योंकि जो आपका जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है उसको और ज्यादा फोर्स से खींचेगा, तो वो नजदीक आ जाएंगे। यानी जो आपका न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को और टाइटली हेल्ड करके रख रहा है और ज्यादा फोर्स से खींच रहा है, इसीलिए साइज क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे एटॉमिक रेडियाई दिए हुए हैं, लिथियम का 152 है, बेरिलियम का 111 है, बोरोन का जो है 88 है, कार्बन का 77 है, नाइट्रोजन का कम हो गया 75, ऑक्सीजन का और कम हो गया, और फ्लोरीन का 72 हो गया और भी कम हो गया। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, फ्लोरीन से जब नियॉन की तरफ गए तो हमारा जो एटॉमिक रेडियाई है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो वो क्यों होता है, देखो सिंपल सा है। जब हम फर्स्ट जो हमारा ग्रुप है उससे लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी अट्रैक्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, अट्रैक्शन न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो वो बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ, तो साइज डिक्रीज हुआ। लेकिन जो हमारी नोबल गैस है उनके अंदर 18th ग्रुप के अंदर एकदम से साइज इंक्रीज होता है, और पूरी पीरियड टेबल में सबसे बड़ा साइज ही नोबल गैसेस का है। तो वो क्यों है, बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारी नोबल गैस है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड है। तो कंप्लीटली फिल्ड होने के कारण क्या होता है, उनके अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। एक स्पेस है, उस स्पेस के अंदर जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आने चाहिए वो आ चुके हैं, तो उनमें रिपल्शन बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा रिपल्शन होने के कारण उनका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो जब हम एल्कली मेटल से जब हैलोजन तक जाते हैं तो हमारा साइज पहले डिक्रीज हो रहा है, और जब हम हैलोजन ग्रुप से नोबल गैस की तरफ जाते हैं तो हमारा साइज जो है वो इंक्रीज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण नियॉन का या नोबिन नोबल गैसेस हैं उनका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और उससे पहले जो लेफ्ट से राइट हम जा रहे थे साइज डिक्रीज हो रहा था, क्योंकि शेल उतनी ही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, उसके कारण उनके बीच में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसी कारण से साइज छोटा हो जाता है। अब आते हैं ग्रुप्स में। ग्रुप्स में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, टॉप टू बॉटम, तो उसके अंदर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है, ठीक है। क्यों इंक्रीज होता है, कि जैसे हमने 10th में भी पढ़ा था कि हमारी शेल बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं,
एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है लेकिन शेल बढ़ रही है। जैसे ट्रेन है, एक डब्बा और जुड़ गया, तो डब्बे जुड़ने के कारण क्या होता है, जो साइज है वो बढ़ता जाता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं या ग्रुप्स में मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे लिथियम में 2 ही शेल है, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3, 2 एंड 1। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, 2, 8, 1, 3 शेल हो गई। पोटेशियम का 19 है, 2, 8, 8, 1, तो 4 शेल हो गई, यानी डब्बे बढ़ गए। तो डब्बे बढ़ रहे हैं या उसके अंदर नई शेल ऐड हो रही है, सक्सेसिव शेल्स ऐड हो रही हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, ग्रुप्स में ऊपर से नीचे जाते हैं तो वो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अब आते हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ है आयनिक रेडियाई। ये मैंने आपको वीडियो में पूरा जो है बोर्ड के ऊपर सारा कुछ एक्सप्लेन किया था कि कटायन जो होते हैं उनका साइज हमेशा छोटा होता है। छोटा क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन देने के कारण उसका साइज छोटा हो गया। और अनायन ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो कोई भी चीज गेन करता है तो उसका आकार बढ़ जाता है या उसका साइज बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अनायन का साइज जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो कटायन का साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम से, पेरेंट मतलब जब वो न्यूट्रल था, उसने कोई गेन या लूज नहीं कर रखा था, तो कटायन का साइज हमेशा छोटा होगा अपने पेरेंट एटम से, और अनायन का साइज हमेशा बड़ा होगा अपने पेरेंट एटम से। तो वही यहाँ पे आपको बताया गया है कि रेडियस ऑफ कटायन इज ऑलवेज स्मॉलर। ठीक है, या आप इसको सिंपल वे में समझ सकते हो, आपके पास में गुब्बारा है, गुब्बारे में से आपने थोड़ी सी गैस बाहर निकाल दी, तो वो जो बाहर निकल गया उसके कारण साइज छोटा होगा। और अगर आपने उसमें कुछ भर दिया, कोई और गैस थोड़ी सी भर दी उसमें, तो साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो वही चीज ये है कि कटायन का साइज हमेशा क्या होगा, स्मॉलर होगा, और अनायन का साइज हमेशा लार्जर होगा देन ऑफ इट्स एटम। ठीक है, तो कटायनिक जो रेडियाई हैं और जो अनायनिक रेडियाई हैं, ठीक है, तो आयनिक का रेडियाई कैसे चेंज होता है, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अनायनिक का रेडियाई जो है वो क्या होगा, जैसे सॉरी पहले कटायन की बात करते हैं, तो आयनिक रेडियाई कटायन का, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, जैसे साइज क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे ग्रुप्स में जाएंगे साइज बढ़ेगा, तो उसी तरह से कटायनिक का रेडियाई भी बढ़ेगा। ठीक है, और आयन अनायनिक का रेडियाई कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होगा, कि जैसे ऊपर से हम नीचे की तरफ जाएंगे उनकी शेल्स में, एक पर्टिकुलर शेल में, तो वहां जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो इनके अंदर भी ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन हम जब कटायन की बात कर रहे हैं न्यूट्रल एटम से और अनायन की बात कर रहे हैं न्यूट्रल एटम से, तो वहां पे चीज अलग है। कटायन का साइज छोटा होता है न्यूट्रल एटम से, अनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है अपने न्यूट्रल एटम से, यानी Cl माइनस का साइज हमेशा बड़ा होगा Cl से, लेकिन Na का साइज बड़ा होगा Na प्लस से, या Na प्लस का साइज छोटा होगा। ठीक है, ये पढ़ चुके। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मैंने आपको पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में बता दिया था कि वो स्पीसीज जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, तो इनके अंदर सबके अंदर जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर जब हम देखते हैं, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उसका साइज बड़ा होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही साइज उसका छोटा होगा। तो ये चीज हम पीछे वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। अब आते हैं जो एक नया टर्म हमें पढ़ना है, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, देखो जो हमारा एटम है उसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, और उसके बाहर क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींच के रखता है। जो अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन को अगर हमें उसकी आउटर मोस्ट शेल से निकालना है तो उसके लिए क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी। तो वही जो एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, किसी भी एटम से, न्यूट्रल एटम से कितनी एनर्जी लगेगी कि हम उसका एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला है उसको निकालें, तो उसके लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट।
ठीक है। यहाँ पे एक दो टर्म आए हैं, आइसोलेटेड गैसेस एटम और एक ग्राउंड स्टेट, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनर्जी हम किस में मेजर करते हैं? एनर्जी हम किलो जूल्स पर मोल में, या किलो कैलोरीज पर मोल में, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो होता है वो 96.49 किलो जूल्स पर मोल के बराबर होता है, या 23.06 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। किसमें हम इसको मेजर करते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम मेजर करते हैं किसमें? किलो जूल्स पर मोल में। अब देखो एक चीज और आती है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? देखो पहले मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 282 है। अब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब पहला एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला तो उसके लिए कितनी एनर्जी लगी? वो कहलाती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी पहला इलेक्ट्रॉन जब आपने निकाला तब कितनी एनर्जी लगी। उसके बाद जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसको हम कहेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है तो वो आपका थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये चीज आपने अभी यहाँ पे ध्यान रखनी है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ी कम एनर्जी लगती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और तीसरे में और ज्यादा एनर्जी लगेगी। यानी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा बढ़ती जाती है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसके अंदर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे और ज्यादा एनर्जी लगेगी, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो और एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ये क्या कहलाती है? सक्सेसिव, मतलब एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, उसमें कितनी एनर्जी लग रही है, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर असर डालते हैं? तो सबसे पहला साइज ऑफ एटम। अगर एटम का साइज बड़ा है, ठीक है, तो बड़ा अगर साइज होगा तो क्या होगा? न्यूक्लियस की दूरी उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाएगी, वो ज्यादा दूर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है तो ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान। तो वहां एनर्जी कम लगेगी। अब जैसे हम ग्रुप में जाते हैं ऊपर से नीचे, तो हमारी शेल बढ़ रही है, शेल बढ़ रही है, डब्बा बढ़ रहा है, तो दूरी बढ़ रही है। एक पहले डब्बे में से कुछ निकालना है, एक आपको दूसरे डब्बे में से, या एक तीसरे डब्बे में से। तीसरा डिब्बा बहुत पीछे है तो उसका इंजन से ताल्लुक बहुत कम होगा क्योंकि वो बहुत दूर हो गया, तो वहां आप कुछ भी निकाल लोगे इंजन वाले को नहीं पता लगेगा। लेकिन पहले डब्बे में से कुछ निकालोगे तो इंजन वाले को शायद पता लग जाएगा। ठीक है, तो वही होती है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आपको इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए इजियर होगा, तो वहां एनर्जी कम लगेगी। दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। जो हमारा न्यूक्लियस है उसके ऊपर चार्ज कितना है। अगर देखो एक न्यूट्रल एटम है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। अगर उसके ऊपर मान लो ऑलरेडी उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, उस पर प्लस का चार्ज है, तो उससे माइनस वाले चार्ज इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, उस पे या न्यूक्लियर चार्ज का बेसिकली यहाँ मतलब ये है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को कितनी टाइटली हेल्ड करके रख रहा है, कितनी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए उतना ही डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो पहला फैक्टर हो गया साइज, साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। दूसरा हो गया न्यूक्लियर चार्ज, अगर उनके पास चार्ज ज्यादा है या उनका अट्रैक्शन ज्यादा है न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का, तो आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, तीसरा जो है वो है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन का मतलब है कितनी अंदर तक है इलेक्ट्रॉन जो आप निकालना चाह रहे हो, वो कौन सी ऑर्बिटल से निकाल, सब शेल से निकालना चाह रहे हो। जैसे न्यूक्लियस के पास सबसे पहले कौन सी आती है? एस, उसके बाहर पी होती है, उसके बाद डी होती है, उसके बाद एफ होती है। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी लगेगी वो किस पे लगेगी आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? एफ तो दूर है तो एफ वाला को निकालना आसान होगा। फिर डी है, डी से थोड़ा सा दिक्कत आएगी। पी अंदर है और न्यूक्लियस के क्लोज है तो उसमें और एनर्जी लगेगी। और एस बिल्कुल ही नजदीक है न्यूक्लियस के तो उसके अंदर सबसे ज्यादा लगेगी। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है कि अगर आप अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, एस से निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, पी से थोड़ी कम लगेगी, डी से थोड़ी और कम लगेगी, और एफ से बहुत ही कम लगेगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस भी आएंगे जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि वो न्यूक्लियस से कितनी दूर है, या न्यूक्लियस में वो कितना पेनिट्रेट है, कितना अंदर तक गया हुआ है, उसी हिसाब से आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी। जितना ज्यादा वो अंदर पेनिट्रेट करा हुआ होगा, यानी कि जितना ज्यादा वो नजदीक होगा न्यूक्लियस से, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही डिफिकल्ट होगा।
एक और इसमें शील्डिंग इफेक्ट है और स्क्रीनिंग इफेक्ट है। शील्डिंग का मतलब होता है कवच, शील्ड जो होती है, और वो अगर मान लो जो न्यूक्लियस है उसके बीच में कोई और चीज आ गई और बाहर इलेक्ट्रॉन है तो वो रुकावट पैदा करेगा, यानी जो शील्ड है, कवच है, वो उन दोनों में अट्रैक्शन कम हो कर देगी। तो अगर वो है शील्डिंग इफेक्ट है, तो शील्डिंग इफेक्ट अगर होगी तो वहां पे आयनेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी वो ज्यादा, अगर बीच में कोई रुकावट है, उनके बीच में शील्ड है, स्क्रीन है जो उनको आपस में अट्रैक्शन करने नहीं दे रहा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजियर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है बेसिकली चौथा पॉइंट था जिसके ऊपर जो है हमारी आयनेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। पहला साइज ऑफ एटम, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा हमारा हो गया पेनिट्रेशन इफेक्ट, चौथा हो गया शील्डिंग इफेक्ट, और एक और है इसके अंदर, हो गया होगा। अब आते हैं वेरिएशन ऑफ आयनेशन एंथैल्पी कैसे चेंज होती है अलोंग ए पीरियड एंड अलोंग ए ग्रुप। तो देखो सबसे पहली बात, जब हम पीरियड में जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैंने आपको बताया था जब हम आयनेशन एंथैल्पी की बात कर रहे थे, साइज पे डिपेंड करती है। साइज अगर छोटा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। और हमने पढ़ा है पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, तो साइज छोटा होता जा रहा है। तो छोटा अगर होता जाएगा लेफ्ट से राइट की तरफ हम जब जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी, या आपकी आयनेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अलोंग ए पीरियड जब हम जाते हैं तो हमारी आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, क्योंकि हमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। जैसे हम पीरियड्स में जाएंगे तो हमारी आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, क्योंकि साइज घट रहा है। साइज घटेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, कर रहा था। हमारी जो ये पीरियड टेबल है जिसमें हमने पढ़ा हुआ है 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। ऊपर से नीचे जा रहे हैं, याद रखना ग्रुप्स हैं, और जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो क्या है, पीरियड्स हैं। पीरियड्स हमारे 7 हैं और हमारे ग्रुप्स हैं 18। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। अब आते हैं जो हम एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे थे, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसके अंदर जब हम पीरियड्स में जाते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, और जब हम ग्रुप्स में जाते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है एटॉमिक रेडियाई का, वो अब हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहली बात, जब हम पीरियड्स में जाते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, लेफ्ट से राइट। ठीक है, तो जब हम पीरियड्स में जाएंगे तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, क्यों होता है, देखो एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन का। तो क्या होता है कि जैसे लिथियम है, लिथियम में जब हम जाते हैं तो आपकी आयनेशन एंथैल्पी जो है डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। शेल्स इंक्रीज होती हैं या साइज इंक्रीज होता है, उसके कारण इलेक्ट्रॉन
के और न्यूक्लियस के बीच में दूरी जो है वो बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए आसान होता है। तो जैसे लिथियम है 2 ही शेल हैं, पोटेशियम है उसमें 3 शेल हैं, सॉरी पोटेशियम में 4 शेल हैं, सोडियम में 3 शेल हैं, रूबिडियम में 5 शेल हैं। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजियर होगा जैसे जैसे साइज बढ़ेगा। तो आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है, ग्रुप्स में कैसे चेंज होती है, पीरियड्स में कैसे चेंज होती है, ये मैंने आपको अभी बताया है। 2 टॉपिक हमने किए हैं, एक एटॉमिक रेडियाई अलोंग द ग्रुप्स कैसे होता है, अलोंग द पीरियड कैसे होता है, इसी तरह से आयनेशन एंथैल्पी अलोंग द ग्रुप कैसे होगा, अलोंग द पीरियड कैसे होगा। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर हम जो है नेक्स्ट अपने 2 टॉपिक जो है लेके वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको सबको पढ़ोगे और अपनी नोटबुक में नोट्स भी साथ साथ में लिखते रहोगे, तो बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। देखो सबसे पहली चीज तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन मत करना ग्रुप क्या है और पीरियड क्या है। ऊपर से नीचे जा रहे हैं टॉप टू बॉटम तो वो ग्रुप्स हैं और ये है 18, और जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वो हमारे पीरियड्स हैं और हमारे पीरियड्स हैं 7। तो इनमें अगर कंफ्यूजन करोगे तो फिर आप उल्टा लिख दोगे, आपको पता है सब कुछ है, आपको आता है, लेकिन आपको यही कंफ्यूजन हो गया ग्रुप कौन सा था पीरियड कौन सा था, तो आते हुए क्वेश्चन को आप गलत कर दोगे। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई क्या है, आयनिक रेडियाई क्या है, कोवेलेंट रेडियाई क्या है, वंडरवॉल रेडियाई क्या है, ये हमने पीछे हमारा जो एक वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बोर्ड पे सारा चीज समझाई थी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कभी भी फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जानकारी जो है वो काफी हेल्पफुल होगी और दोनों प्रॉपर्टीज आप समझ गए होंगे। घर पे रहिए, सेफ रहिए और साथ साथ में ई लर्निंग जो है वो करते रहिए। थैंक यू।